हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज हम लोग क्लास 6 सिविक्स का चैप्टर 6 पढ़ रहे हैं बच्चों, और ये चैप्टर 6 का चौथा वीडियो और लास्ट वीडियो होगा। इसी वीडियो में हम लोग इस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे, ठीक है। तो इससे पहले 3 वीडियो इस चैप्टर के ऑलरेडी अपलोडेड है, तो अगर आपने उन वीडियोज को नहीं देखा तो प्लीज जा करके देख लीजिएगा, ठीक है। अब हम लोग इस वीडियो में हमें पढ़ना है हल्का कर्मचारी। इससे पहले बहुत ही इंपॉर्टेंट जो ये टॉपिक्स हैं उसको कवर कर चुके हैं कि ग्राम पंचायत क्या होता है, ये सारी चीजें हम लोगों ने पढ़ा है। बहुत ही जो स्थानीय सरकार से रिलेटेड जितने भी मुद्दे हैं उनको हमने देखा है, और खास करके ये भी देखा है, खास करके ग्रामीण इलाकों में जो स्थानीय सरकार है वो कैसे काम करती है उसके बारे में हम लोगों ने डिस्कशन कर चुका है। और उसी से रिलेटेड ये जो लास्ट टॉपिक है हमारा स्थानीय सरकार का ग्रामीण इलाकों में कैसा होता है, उसी से रिलेटेड ये टॉपिक है हमारा हल्का कर्मचारी। और आगे आने वाले वीडियो में हम लोग देखेंगे कि शहरी क्षेत्रों में स्थानीय सरकार किस प्रकार से काम करती है, ठीक है। तो आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। और आगे बढ़ने से पहले बच्चों एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, अगर मेरे चैनल पे न्यू है, मेरे वीडियोस को पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलिएगा, ठीक है। तो आइए शुरू करते हैं। तो देखो कर रहा है क्या हल्का कर्मचारी। देखो हमने एक स्टोरी पढ़ा था कि राम जी और मोहन प्रकाश में क्या हो गया था, झगड़ा हो गया था। तो हमने देखा था कि इन दोनों के बीच में झगड़ा हुआ तो लोगों ने कहां पहुंचा, पुलिस थाना पहुंचा। तो यहां पे बात आ रही है कि जमीन को लेकर के अगर दो लोगों के बीच में कोई झगड़ा होती है तो क्या पुलिस थाने से ही उन झगड़ों को सुलझाया जा सकता है, या फिर और कोई दूसरा तरीका है जिसके माध्यम से हम झगड़ों को सुलझा सकते हैं, और खास करके जमीन वाला जो मुद्दा है। तो देखो करा है क्या कि आपने राम जी और प्रकाश मोहन के झगड़े को जाना, पिछले वीडियो में हम लोगों ने इसके बारे में पढ़ा था। अब देखो करा है क्या कि क्या पुलिस थाना को छोड़कर भी इस समस्या का समाधान किया जा सकता है। क्या कोई सभी लोगों के जमीन का अभिलेख रखता है, उनको रखने वाला कौन होता है, इन सारी चीजों के बारे में कि कौन कितना जमीन किसके पास है, उन सारी चीजों का जो नक्शा है, मैप है, डाटा है, वो सारी चीजें जो है वो सारे डाटा एक व्यक्ति के पास होता है। तो वो कौन है व्यक्ति, तो देखो करा है क्या कि गांव के जमीन को नापना और उसका अभिलेख रखना हल्का कर्मचारी का काम होता है। किसका काम होता है बच्चों, हल्का कर्मचारी। यानी कि जो हल्का कर्मचारी है वो क्या करता है, हल्का नहीं हल्का कर्मचारी क्या काम करता है कि गांव के जो जितने भी जमीन है उन जमीन का वो अपने पास क्या रखता है, अभिलेख रखता है। क्या रखता है, अभिलेख। अभिलेख कहने का मतलब क्या हुआ कि डाटा रखता है, रजिस्टर हो गया, बही खाता जिसे बोलते हैं। इसको पटवारी, लेखपाल, ग्रामीण अधिकारी, कानूनगो भी कहते हैं। तो अब हमें समझना है, क्या समझना है कि ये जो लेखपाल है, ये जो हल्का कर्मचारी कौन है, हल्का कर्मचारी। यहां से तो दिख ही नहीं रहा, तो देखो कर रहा है क्या कि ये जो हल्का कर्मचारी है, कौन सा कर्मचारी, हल्का कर्मचारी। इसको अलग अलग नामों से भी जानते हैं। तो कौन सा, इसे पटवारी भी बोलते हैं, लेखपाल भी बोलते हैं, ग्रामीण अधिकारी भी बोलते हैं, और कानूनगो भी कहते हैं। तो कानूनगो बोले तो वही जो जमीन का ब्यौरा रखता है। हमारे यहाँ जमीन का लेखा जोखा रखने वाले कर्मचारी को हल्का कर्मचारी कहते हैं। तो खास करके अगर आप देखोगे तो बिहार में ये जो अधिकारी है, जो जमीन का जितने भी डॉक्यूमेंट्स है, रजिस्टर है, मैप है, वो सारी चीज रखने वाला जो व्यक्ति होता है उसे क्या बोलते हैं, हल्का कर्मचारी। लेकिन कहीं कहीं पे आप देखोगे उत्तर प्रदेश में पटवारी या लेखपाल बोलते हैं, ठीक है ना। तो अलग अलग राज्यों में अलग अलग नामों से जानते ही नहीं। हल्का कर्मचारी की नियुक्ति राज्य सरकार करती है। यानी कि कौन हल्का कर्मचारी बनेगा ये कौन डिसाइड करता है, कौन अपॉइंट करता है उन्हें, तो राज्य सरकार करती है। वह कुछ गांवों के लिए जिम्मेवार होता है और नक्शे के आधार पर बने खसरे पंजी के अनुसार वह जमीन का रिकॉर्ड रखता है कि कितना जमीन कितने खाता संख्या में, कितने खिसरा संख्या में किसके पास है, ठीक है। अब देखो हल्का कर्मचारी के पास खेत नापने हेतु लोहे की लंबी जंजीर होती है, इसे जरीब कहते हैं। राम जी तथा प्रकाश के झगड़े को हल्का कर्मचारी शांतिपूर्वक बिना मुकदमे के सुलझा सकता था। कर्मचारी नक्शे के आधार पर जमीन को नाप कर राम जी और प्रकाश के घर की जमीन को देख लेता, जिसे पता चल जाता कि कौन किसके जमीन की तरफ बढ़ रहा है, और उसके बाद वो डिसाइड कर देता। तो फिर क्या हो जाता, ये जो झगड़ा है वो खत्म हो जाता। हल्का कर्मचारी करता क्या है, तो हल्का कर्मचारी किसानों से भूमि कर लेकर जमा करता है तथा सरकार को अपने क्षेत्र में उगने वाले फसलों के बारे में जानकारी भी देने का काम करता है। वो सर्वेक्षण के द्वारा यह काम करता है। किसी किसान के फसलों का विवरण, कुआं, नलकूप आदि का लेखा जोखा भी राजस्व विभाग का काम है। इस काम का अवलोकन कई लोग करते हैं। बिहार राज्य कई जिलों में बटा हुआ है। जमीन का लेखा जोखा रखने हेतु जिलों को भी प्रखंड और मंडलों में बांटा गया। जिला में सबसे ऊपर जिलाधिकारी, उसके बाद उप समाहर्ता जिसे भूमि सुधार, और अंचलाधिकारी, अंचल निरीक्षक, और अंत में हल्का कर्मचारी होता है। तो ये कुछ क्रम है, ठीक है। इन्हें आपको याद रखना है कि एक जिला में
सबसे ऊपर वाला जो अधिकारी होते हैं क्या बोलते हैं, उसे जिला अधिकारी बोलते हैं। उसके बाद क्या होता है, उप समाहर्ता, जिसे भूमि सुधार, उप समाहर्ता भूमि सुधार। उसके बाद ब्लॉक में देखोगे तो अंचलाधिकारी हो गए, अंचल निरीक्षक हो गए, और अंत में कौन रहता है, हल्का कर्मचारी होता है जो भूमि से रिलेटेड मुद्दों को देखने का काम करता है। ठीक है, अब देखो ये सभी अपने स्तर पर, ये सभी लोग क्या करते हैं, तो ये सभी लोग अपने स्तर पर काम का निरीक्षण करते हैं और व्यवस्था रखते हैं कि लेखा पंजी सही हो। वे किसानों को उनकी जमीन की नकल भी देते हैं कि आपका जमीन का जो भी नकल है कि कितना जमीन आपके पास है, वो सारी चीजें जनता की आवश्यकता का अनुरूप, आवश्यकता के अनुरूप जाति आय प्रमाण पत्र आदि भी जारी करते हैं। अंचलाधिकारी के कार्यालय में जमीन विवाद को क्या किया जाता है, सुलझाया जाता है। अब देखो एक नया कानून, इसके बारे में हमें पढ़ना है, ये नया कानून है क्या। तो बात चला है बच्चों हिंदू अधिनियम धारा 2005 का। कौन से अधिनियम की बात चल रही है, हिंदू अधिनियम धारा 2005 का। इस अधिनियम में क्या है पहले ये समझते। तो देखो कर है क्या कि जब हम उन किसानों के बारे में सोचते हैं जिनके पास जमीन है, तो आमतौर पर हमारे ध्यान में पुरुष होते हैं। महिलाओं की हैसियत खेती के काम में एक मददगार वर्ग की मानी जाती है। ऐसा जनरली देखा भी जाता है कि उनके बारे में जमीन के मालिक के रूप में कभी नहीं सोचा जाता। अभी तक कई राज्यों में हिंदू औरतों को परिवार की जमीन में हिस्सा नहीं मिलता था। पिता की मृत्यु के बाद जमीन बेटों में बांट दी जाती थी। हाल ही में यह कानून बदला गया है और एक नए कानून के मुताबिक बेटों बेटियों और उनकी मां को जमीन में बराबर का हिस्सा मिलता है। यह कानून सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में क्या होता है, लागू होता है, और इस कानून से बड़ी संख्या में औरतों का क्या होगा, फायदा होगा। तो ये जो कानून लाया गया था, अधिनियम लाया गया था, ये कब लाया गया था बच्चों, तो ये लाया गया था 2005 में। कब लाया गया था, 2005 में ये कानून को लाया गया था, हिंदू अधिनियम धारा 2005, जिसमें जो जमीन है वो बेटे बेटी और मां में भी बंटवारा किया जाता है। अब देखो एक बिटिया की चाह, यहाँ पे एक कविता जैसा लिखा हुआ है, कविता है क्या, एक बिटिया की चाह। ये बिटिया की चाह क्या है, तो विरासत में मिला यह घर पापा को अपने पिता से, यही घर मिलेगा मेरे भैया को मेरे पिता से, पर मैं और मेरी माँ हमारा क्या। देखो इसमें ये कविता में क्वेश्चन किया गया है कि जो हमारे पिताजी हैं उनको अपना जो घर है वो उनको उनके पिताजी से मिला, और हमारे भैया को भी मिलेगा पिताजी से, लेकिन मैं और मेरी माँ हमारा क्या। बता दिया गया है मुझे पिता के घर में हिस्से की बात औरतें नहीं किया करती, लेकिन मुझे चाहिए एक घर अपना, बिल्कुल मेरा अपना, नहीं चाहिए दहेज में रेशम और सोना। तो ये कविता जैसा लिखा हुआ है कि एक जो लड़की है उसकी चाहत क्या है। अब देखो जया की कहानी हम लोग पढ़ेंगे, जया की कहानी क्या है। तो जया एक खेतिहर परिवार की सबसे बड़ी बेटी है, वो शादीशुदा है और पास के गांव में रहती है। अपने पिता की मृत्यु के बाद जया अक्सर खेती के काम में अपने माँ का हाथ बटाने आती है। उसकी माँ ने पटवारी से कहा कि जमीन पर अब बेटे के साथ साथ उसका और दोनों बेटियों का नाम भी रिकॉर्ड में आ जाए। जया की मां बड़े आत्मविश्वास के साथ छोटे बेटे और बेटी की मदद से खेती का काम संभालती है। जया भी इसी में निश्चिंता में जी रही है कि जरूरत पड़ने पर वो अपने हिस्से की जमीन से काम चला सकती है। अब देखो सरकार के सार्वजनिक कार्य, सरकार के सार्वजनिक कार्य जो लोगों के लिए होते हैं वे कई विभागों के द्वारा चलाए जाते हैं, जैसे दुग्ध उत्पादक समिति, जन वितरण प्रणाली, बैंक, बीज एवं खाद हेतु प्राथमिक कृषि साख सहयोग समिति जिसे पैक्स बोलते हैं, डाक बंगला, आंगनबाड़ी, सरकारी स्कूल, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र। ये सारी चीजें जो हैं वो सरकार के द्वारा क्या की जाती है, चलाई जाती है। अब बात करते हैं नगरों का स्थानीय शासन। ये नगरों का यानी कि जो शहर है वहां पे स्थानीय शासन किस प्रकार से काम करती है। इससे पहले तो हम लोगों ने पढ़ा कि ग्रामीण हिस्सों में, गांव में जो स्थानीय शासन है वो किस प्रकार से काम करते हैं। पंचायत में मुखिया जी जो ग्राम प्रधान है वो कैसे काम करते हैं, वार्ड परिषद क्या होता है, वार्ड क्या बोलते हैं, वार्ड कमिश्नर क्या होते हैं, इन सारी चीजों के बारे में हम लोगों ने पढ़ा। अब देखो नगरों का स्थानीय शासन हमें पढ़ना है। इसमें क्या है क्या कि शहर में भी जनसंख्या के आधार पर प्रशासन का निर्माण किया जाता है। बड़े शहरों के लिए नगर निगम एवं छोटे शहरों के लिए नगर परिषद या नगर पालिका होती है। तो नगर परिषद बोलो या नगर पालिका बोलो, दोनों का मतलब क्या होता है, सेम होता है। और बड़े बड़े जो शहर हैं जिनकी संख्या बहुत ज्यादा होती है, जनसंख्या बहुत ज्यादा होती है, उनमें क्या होता है, नगर निगम होता है। तथा कस्बाई शहरों के लिए नगर पंचायत की स्थापना की गई है। तो तीन प्रकार के शहरों में भी स्थानीय सरकार तीन प्रकार की देखी जाती है। बड़े शहरों में नगर निगम, बड़े शहरों में नगर निगम, छोटे शहरों के लिए नगर पालिका या नगर परिषद, छोटे शहरों के लिए नगर पालिका या नगर परिषद, और कस्बाई शहरों यानी कि कस्बा जैसा है बट शहर का रूप ले चुका है तो उसमें क्या होता है, नगर पंचायत होता है। क्या होता है बच्चों, नगर पंचायत। तो स्थानीय शहरों में नगरों का स्थानीय सरकार कितने प्रकार का, तीन प्रकार का। बड़े शहरों के लिए नगर निगम, छोटे शहरों के लिए नगर परिषद और कस्बाई शहरों के लिए नगर पंचायत। अब आगे बढ़ते हैं। अब देखो
बिहार राज्य में कोई महानगर नहीं है। हमारे यहाँ केवल नगर निगम, नगर परिषद या नगर पालिका तथा नगर पंचायत ही हैं। नगर परिषद मध्यम स्तर के शहरों जिनकी संख्या 40,000 से 2 लाख के बीच होती है वहां स्थापना की जाती है। यानी कि अगर हम बात करें कि नगर परिषद की स्थापना कहां पे होगी, तो मध्यम स्तर के शहरों में होगी, जिसकी जनसंख्या कितनी होनी चाहिए, तो उसकी जनसंख्या होनी चाहिए 40,000 से 2 लाख के बीच में। यानी कि वैसा शहर जिसकी जनसंख्या 40,000 से 2 लाख के बीच में है, वहां पे कौन सी स्थानीय सरकार स्थापित की जाएगी, तो नगर परिषद। उसी प्रकार छोटे शहरों जो गांवों से शहर का रूप लेने लगते हैं वहां नगर पंचायत बनाई जाती है। शहर बनने के लिए माना जाता है कि अधिकांश लोग अपनी आजीविका कृषि से नहीं बल्कि व्यापार, नौकरी, उद्योग आदि से चलाते हैं। तो सबसे मेजर डिफरेंस क्या है एक ग्रामीण क्षेत्र में और एक शहरी क्षेत्र में? मेजर डिफरेंस क्या है, हम कैसे बताएंगे कि ये शहर में ये जो पहले गांव हुआ करता था, ये जो कस्बा है अब ये शहर में तब्दील हो चुका है। तो उसका सबसे बड़ा जो हमें डिफरेंस पता करेंगे कि कैसे है, तो वह है क्या कि शहर बनने के लिए माना जाता है कि अधिकांश लोग यानी कि मैक्सिमम जो लोग हैं, मेजोरिटी ऑफ द पीपल, वो क्या करेंगे, अपनी जो जीविका है, अपनी जो जीविका मतलब कमाने का जो साधन है वो कृषि से नहीं आ रहा है उनका, बल्कि किससे आ रहा है, व्यापार से, नौकरी से, उद्योग से। तो अगर किसी भी एरिया के लोग उनका मैक्सिमम आजीविका जो कमाने का साधन है अगर व्यापार है, नौकरी है और उद्योग है, न कि कृषि है, तो फिर हम क्या बोलेंगे कि ये जो एरिया है वो किस में कन्वर्ट हो चुका है, शहर में कन्वर्ट हो चुका है। ठीक है, अब देखो शहर में काम करने वाले लोगों के बारे में आपने पहले पढ़ा है। बिहार में पटना नगर निगम की स्थापना 1952 में की गई थी। तो हमें यह भी याद रखना है कि बिहार में पटना नगर निगम की स्थापना कब की गई थी, 1952 में। बिहार के अन्य शहरों मुजफ्फरपुर, भागलपुर, दरभंगा, गया, आरा, बिहार शरीफ, पूर्णिया, कटिहार और मुंगेर भी नगर निगम की स्थापना की गई, यानी कि यहाँ पे भी है। ठीक है, अब देखो नगर परिषद क्या है, नगर निगम या नगर परिषद क्या है। तो देखो आप जानते हैं कि पटना में नगर निगम है। नगर निगम को बेहतर रूप से समझने के लिए हम लोग पटना नगर निगम के बारे में जानेंगे। ब्रिटिश काल से ही पटना सिटी नगर पालिका एवं पटना प्रशासकीय समिति कार्यरत थी। नगर को आबादी के अनुसार कई भागों में बांटा गया जिसे वार्ड कहा जाता है। पटना नगर को 72 क्षेत्रों यानी वार्डों में बांटा गया है। सभी वार्डों में से एक एक व्यक्ति चुनकर आते हैं, वे वार्ड काउंसलर या वार्ड पार्षद कहलाते हैं। ठीक है, सभी पार्षदों का चुनाव 5 वर्षों के लिए होता है और निगम परिषद अपने निर्वाचित सदस्यों में से एक महापौर, एक उप महापौर चुनते हैं। यानी कि जो जैसे मान लो ये पटना शहर है, एक एग्जांपल के तौर पे समझते हैं। तो जैसे मान लो ये पटना है, ठीक है, ये पूरे पटना को हमने कितने भागों में बांट दिया, 672 कितने पार्ट्स में, 72 पार्ट्स में बांट दिया। अब देखो ये जो 72 पार्ट्स में बटे ना, एग्जांपल के तौर पे बता रहे, एग्जैक्ट तो 72 यहाँ पे होगा नहीं। तो कह रहा है क्या कि ये हर एक एरिया से एक एक वार्ड काउंसलर चुन करके आएंगे या वार्ड पार्षद चुन करके आएंगे। ठीक है, हर एक एरिया से जितने भी यूनिट आपको दिखाई दे रहे हैं, यानी कि पटना नगर में कितने हैं ये सही यूनिट, 72 यूनिट से जिसे वार्ड्स में बांटा गया। अब ये जो 72 चुन करके आए अपने अपने पर्टिकुलर रीजन से, वो लोग मिल करके क्या चुनेंगे, आपस में मिल करके एक महापौर को चुनेंगे, यानी कि मेयर को चुनेंगे। इंग्लिश में से क्या बोलते हैं, मेयर, और एक डिप्टी मेयर को चुनेंगे जिसे उप महापौर बोलते हैं। और यही लोग मिल करके क्या करेंगे, सभी वार्ड पार्षदों की बातों को सुन करके डिसीजन लेने का काम करेंगे नगर निगम में। ठीक है, इसे बोलते हैं क्या, मेयर बोलते हैं। आगे बढ़ दो। महापौर नगर निगम परिषद का क्या होता है, महापौर निगम परिषद का अध्यक्ष एवं सभापति होता है। निगम परिषद की बैठक प्रत्येक माह होती है। निगम परिषद के काम करने के लिए अलग अलग समितियां बनाई जाती है, जैसे शिक्षा के लिए काम करना, स्वास्थ्य, चिकित्सा, लोक निर्माण, उद्यान आदि। नगर निगम के प्रशासन के लिए एक नगर आयुक्त होता है जो आमतौर पर भारतीय प्रशासनिक सेवा स्तर का अधिकारी होता है, यानी कि IAS ऑफिसर होता है जो नगर आयुक्त कहलाता है। यानी कि पूरे पटना नगर के जितने भी जरूरतें हैं वो गवर्नमेंट की तरफ से काम करने वाला व्यक्ति होता है। ठीक है, अब देखो नगर आयुक्त नगर निगम का मुख्य प्रशासक है। निगम परिषद एवं समितियों द्वारा लिए गए निर्णयों के तहत कार्य संपादन करना आयुक्त एवं कर्मचारियों का क्या होता है, काम होता है। उदाहरण के लिए अगर हम बात करें तो पटना नगर निगम के कई कार्य हैं। अब देखो कौन कौन सा पटना नगर निगम कार्य करती है। तो पहला जो काम है वो है जल, स्वास्थ्य एवं चिकित्सा संबंधी कार्य, जैसे पानी की व्यवस्था करना, ये सारी चीजें हैं। उसके बाद अगर हम बात करें आगे तो सार्वजनिक सुविधा के कार्य करते हैं, जैसे सड़क,
साफ करना, कचरा उठाने की व्यवस्था करना एवं नालियों की सफाई करना, सार्वजनिक शौचालयों की व्यवस्था करना, ये भी पटना नगर निगम का कार्य होता है। ठीक है, अब देखोगे तो विकास कार्य संबंधी है, जैसे सड़क बनाना, नालियां खुदवाना, सड़कों एवं प्रकाश व्यवस्था, सड़कों पर प्रकाश व्यवस्था एवं वाहन ठहराव पड़ाव की व्यवस्था करना भी होता है। शिक्षा संबंधी कार्य होते हैं, जैसे कि क्या बोलते हैं, स्कूल खुलवाना, अपना नगर निगम का भी अपना एक स्कूल होता है। प्रशासनिक कार्य है, प्रशासनिक कार्य में कैसे क्या है, जैसे कि जन्म मृत्यु पंजीयन के कार्य होते हैं। आपातकालीन कार्य क्या है, जैसे कि आग लगने पर बुझाना, बाढ़ आने पर रोकने के प्रयास करना। पर्यावरण सुरक्षा को लेकर के भी नगर निगम कार्य करती है। वो कौन सा है, जैसे वृक्षारोपण एवं इसकी देखभाल करना। आप देख सकते हो यहाँ पे वृक्षारोपण का कार्य करवाया जा रहा है। ठीक है, आगे बढ़े तो झुग्गी झोपड़ी या मलिन बस्ती का विकास कार्य आदि करना, कि जो भी झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले लोग हैं उनके लिए पीने की पानी की व्यवस्था करवाना, साफ सफाई की व्यवस्था की जिम्मेवारी भी उन्हीं लोगों की होती है। विविध कार्य जैसे कि जमीन एवं मकान का सर्वेक्षण एवं नक्शा बनाना, जनगणना करना, वधशाला बूचर खाना की व्यवस्था करना आदि, ये सारी चीजें। ठीक है, इसी प्रकार अन्य शहरों में भी नगर परिषद या नगर पंचायत बनाकर काम किया जाता है। अब अगर हम बात करें सूरत की कहानी, ये सूरत की कहानी क्या है, देखो क्या है कि 1994 में सूरत में भयंकर प्लेग फैला था। उस वक्त सूरत भारत के सबसे गंदे शहरों में एक था। लोग घरों एवं होटलों का कूड़ा कचरा पास की नालियों एवं सड़कों पर ही फेंक देते थे। इससे सफाई कर्मचारियों को कूड़ा उठाने तथा कचरा उठाने तथा उसे ठिकाने लगाने में काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ता था। ऊपर से नगर निगम अपना काम नियमित रूप से नहीं करती थी, जिससे स्थिति और भी बदतर हो गई थी। प्लेग हवा के जरिए फैलता है, तो प्लेग कैसे फैलता है बच्चों, हवा के जरिए फैलता है। जिन लोगों को प्लेग हो जाए उन्हें दूसरे से अलग रखना पड़ता है। सूरत में उस साल बहुत से लोगों ने अपनी जान गंवाई। करीब 3 लाख से अधिक लोगों को शहर छोड़ना पड़ा, यानी कि बहुत सारे लोग शहर छोड़ छोड़ के भाग गए। प्लेग के डर से अनिवार्य कर दिया गया कि नगर निगम मुस्तैदी से काम करे। परिणाम स्वरूप सारे शहरों की अच्छी तरह से सफाई हो। आज की तारीख में भारत के साफ शहरों में सूरत का नाम आता है। ठीक है, तो अगर आप गंदगी फैलाओगे तो तरह तरह की बीमारियां भी फैलती है। अब देखो आय के साधन, अब हमने देखा कितने सारे कार्य करते हैं। पढ़ाई लिखाई से शिक्षण संबंधी कार्य हो गया, साफ सफाई से रिलेटेड कार्य हो गया, प्रशासनिक कार्य हो गया, बहुत सारे कार्य करती है नगर निगम। तो कार्य करने के लिए जो व्यक्ति साफ सफाई करेंगे उनको पैसा कहाँ से दिया जाएगा, और भी जो भी नाली बनवाना है, सड़क बनवाना है, इन सब कार्य करने के लिए ये जो स्थानीय सरकार है, मेयर है, इसके पास पैसा कहाँ से आता है। ये जो नगर निगम है इसकी पैसे की व्यवस्था कहाँ से होती है। तो देखो कह रहा है क्या बच्चों, आय के साधन क्या है। तो अगर हम बात करें, इतने सारे काम करने के लिए बहुत सारा पैसा चाहिए। नगर निगम यह राशि अलग अलग तरीकों से इकट्ठा करता है। इस राशि का बड़ा भाग सरकार द्वारा अनुदान से आता है। लोग जो टैक्स देते हैं उसी से सरकार इसी राशि को उपलब्ध करवाती है, यानी कि सरकार जो है फंड प्रोवाइड करती है। कुछ कर ऐसे होते हैं जो नगर निगम खुद वसूली करती है, जैसे होल्डिंग कर, जिसे ग्रीक कर बोलते हैं, जल कर, मल कर, ठीक है, पेशा कर इत्यादि। इसके अलावा नगर निगम अपनी दुकानों से भी किराया वसूलती है। अतः नगर निगम के आय के साधन इस प्रकार से है। तो कौन कौन से साधन है इसको आपको लिखना है। पहला है मकान एवं दुकान तथा अन्य स्रोतों से प्राप्त कर मतलब टैक्स होता है। ठीक है, यहाँ पे जो कर है ना, ये कर का मतलब टैक्स होता है। सरकार द्वारा प्राप्त होने वाले अनुदान, सरकार जो फंड प्रोवाइड करती है उससे भी इनकम होता है इसका। अन्य विभिन्न तरीकों से लिए जाने वाले शुल्क, जैसे कि होर्डिंग, मोबाइल टावर आदि पर लगाया जाने वाला शुल्क। नगर निगम कर्ज भी ले सकते हैं, यस, का कोई भी काम करने के लिए। तो ये था बच्चों इस चैप्टर का मतलब हमने खत्म कर दिया, कंप्लीट कर दिया कि स्थानीय ग्रामीण ये शहरी क्षेत्रों में स्थानीय सरकार किस प्रकार से काम करती है। ठीक है, तो इसके नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इस चैप्टर के जितने भी क्वेश्चन आंसर्स हैं उन सबको सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बच्चों, तब तक के लिए धन्यवाद, टेक केयर। और हाँ, ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, टेक केयर।